वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्वाइंट पेन यानी कि जोड़ों के दर्द के बारे में। एक अर्थराइटिस के केस के बारे में बात करेंगे, एक ऐसा कंडीशन के बारे में बात करेंगे जिसमें धीरे धीरे करके पहले तो आपके छोटे छोटे उंगली जो है वो प्रभावित होते हैं, उसमें दर्द सूजन आना शुरू होता है और धीरे धीरे करके आपके बड़े बड़े ज्वाइंट को जो है वो अफेक्ट करने लगता है, उसमें जो है कि इन्फ्लामेशन ज्वाइंट में जो है आना शुरू हो जाता है। तो आइए हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे और आज हम लोग बात करेंगे ऐसे जोड़ के दर्द के बारे में जिसके कॉज जो है वो ऑटो इम्यून कॉज है। और जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे या सुने होंगे, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता क्या है, इसके सारे चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे कि करके रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है, इसके साइन सिम्टम क्या होते हैं, इसके पैथोजेनेसिस क्या होते हैं, इससे डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सारी चीज इन्वेस्टिगेशन से लेके मैनेजमेंट तक को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता क्या है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस को हम लोग क्रोनिक डिजीज के नाम से जानेंगे, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज के नाम से जानते हैं। और ये इन्फ्लामेटरी डिजीज कैसा, वो ऑटो इम्यून। तो इसको हम लोग सिंपली कहते हैं क्रोनिक सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, ये ऑटो इम्यून। अब ऑटो इम्यून क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटो का क्या मतलब होता है? सेल्फ। और इम्यून का क्या मतलब? इम्यून का मतलब आपका इम्यूनिटी, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो आपको किसी भी तरह के इंफेक्शन से, किसी भी तरह के डिजीज होने से अभी तक जो बचा रहा था वो, यानी कि उसी के द्वारा, यानी कि जो अभी तक आपको डिजीज से बचा रहा था होने से, वही डिजीज पैदा कर रहा है। ठीक है, वो आपको क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है। और जो प्रोड्यूस क्या करता है, जिसका इफेक्ट क्या होता है, उसका इफेक्ट होता है आपके ज्वाइंट पर। ज्वाइंट पर क्या करता है? सूजन लाना, दर्द लाना, उसमें हीट लाना। यानी कि जो अभी तक आपको डिजीज होने से बचा रहा था वही आपको डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है। और बेसिकली ये अर्थराइटिस है, यानी कि अर्थराइटिस से सीधा सीधा मतलब है कि आइटिस लगा हुआ है, यानी कि इन्फ्लामेटरी है। आइटिस से क्या मतलब होता है? इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है। ठीक है, और ज्वाइंट का है, दर्द करता है और जिसका कारण अननोन है। अननोन क्यों हम कहेंगे? क्योंकि जो ऑटो इम्यून क्यों ऐसा हो गया, आपकी इम्यूनिटी ऐसी क्यों हो गई, वो अभी तक पता नहीं चल पाता है। ये करता क्या है? ये इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है और इन्फ्लामेशन भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये सिमेट्रिकली अफेक्ट करता है। सिमेट्रिकली पॉलीआर्थराइटिस डेवलप करता है। सिमेट्रिकल का क्या मतलब होगा? सिमेट्रिकल का मतलब सिंपल सा समझेंगे कि आपका अगर एक बिग टो अफेक्ट हुआ है, अगर बिग टो एक अफेक्ट हुआ है तो दूसरे तरफ का भी बिग टो आपका अफेक्ट होगा। ठीक है, अगर आपका एक नी ज्वाइंट अफेक्ट हुआ है तो दूसरा आपका नी ज्वाइंट भी अफेक्ट होगा। सिंपली कि एक नी ज्वाइंट अफेक्ट हुआ है तो दूसरा भी नी ज्वाइंट सेम टाइम पर अफेक्ट होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल कहते हैं। ठीक है, और पोली का क्या मतलब होता है? पोली का मतलब होता है मल्टीपल, यानी कि एक से अधिक। ठीक है, पोली का मतलब क्या? मल्टी, यानी एक से अधिक। ठीक है, और अर्थराइटिस यानी अलग अलग एक से अधिक जोड़ों में जब दर्द होता है उसको कहते हैं पोली अर्थराइटिस। एक से अधिक जोड़ों में जब इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग कहते हैं पोली अर्थराइटिस। स्टार्ट कैसे होता है? शुरुआत इसका कैसे होगा? शुरुआत होगा छोटे ज्वाइंट से। शुरुआत होता है छोटे ज्वाइंट से और धीरे धीरे करके जो है ये बड़े ज्वाइंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, और उस वक्त जब आप इसके ब्लड सैंपल को चेक करेंगे तो आपको उसमें आरए फैक्टर यानी कि रूमेटॉइड फैक्टर जो है बढ़ा हुआ मिलेगा और साथ में एंटी सीसीपी एंटीबॉडी का भी प्रेजेंस जो है हाई मिलेगा आपको ब्लड में। ठीक है, अब हम लोग इसका बात कर लेते हैं कि इसका ग्लोबली कितना अफेक्ट करता है लोगों को। ठीक है, तो ग्लोबली जो है पूरे भारत से लेकर पूरे वर्ल्ड में जो ये प्रभावित करता है उसमें 1% टोटल पॉपुलेशन की 1%, टोटल पॉपुलेशन की कितना? 1% लोग जो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस से सफरर हैं अभी तक।
ठीक है। और खास करके रूमेटॉइड अर्थराइटिस में अगर हम मेल और फीमेल में कंपेयर देखिए, मेल फीमेल का रेशियो देखिए, तो फीमेल जो है मोस्टली अफेक्टेड होती है इन केस में रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। यानी कि 3 फीमेल अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस से सफर कर रही है तो 1 मेल रूमेटॉइड अर्थराइटिस से सफर करेगा। ये जो है इसका प्रेवलेंस कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में इस तरह के डीजनरेटिव चेंजेस जो है उसमें आने लगता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन डेवलप करने लगता है ऑटो इम्यून के द्वारा। तो हम लोग देखते हैं कैसे डीजनरेट करता है, कैसे इसके सारे प्रोसेस होते हैं। उससे पहले हम लोग कॉज के बारे में पहले समझ लेते हैं कि आखिर इसका कॉज क्या क्या है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कॉज में अगर आप समझेंगे तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस का जो कॉज है वो ऑटो इम्यून है। हमने अभी तक कहा कि ये ऑटो इम्यून ग्रुप का इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जो ज्वाइंट को बेसिकली स्मॉल ज्वाइंट को शुरुआती में डैमेज करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके आपके बड़े ज्वाइंट तक, बिग ज्वाइंट तक ये अफेक्ट करता है, ठीक है। तो छोटे से बड़े की तरफ ये बढ़ता है। पहला जो इसमें कॉज आता है वो है हेरिडिटरी, यानी कि ये डायरेक्ट कॉज नहीं है, ये प्रीडिस्पोजिंग कॉज है। आप समझे इसको मैंने नाम दिया है प्रीडिस्पोजिंग कॉज ऑफ आर फैक्टर। प्रीडिस्पोजिंग, अगर इनके होने से, ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस के होने के चांसेस जो है, संभावना जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हम इसको कहेंगे प्रीडिस्पोजिंग कॉज, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हेरिडिटरी, यानी कि जिनके फैमिलियर ये होंगे, जिनके फैमिली बैकग्राउंड में होंगे, उन्हें ये होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। बात समझिए आप लोग, जिनके फैमिली में होंगे उनके होने के ये चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड कहता है इन्फेक्शन, यानी कि यदि आपको बार बार रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा है, चाहे इन्फेक्शन गला में हो, टॉन्सिल में हो, माउथ के अंदर हो, ईयर में हो, आई में हो, नोज में हो, कहीं भी, एनीवे पार्ट ऑफ द बॉडी, अगर कहीं पर भी इन्फेक्शन हो रहा है तो चांसेस हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के होने के बढ़ जाते हैं, ठीक है, रिपीटेड इन्फेक्शन। तीसरा कहता है ट्रॉमा, यदि आपको बार बार ट्रॉमा हो रहा है, अगर हिस्ट्री मिल रहा है, वहां पर इन्फ्लेमेशन डेवलप कर रहा है, इम्यून सिस्टम को बार बार रिस्पॉन्स करना पड़ रहा है, तो चांसेस जो है बढ़ जाते हैं ये भी, ठीक है। उसके बाद आता है क्लाइमेट। अगर हम बात करें क्लाइमेट का, तो क्लाइमेट में जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है वो टेम्परेट क्लाइमेट का आता है। किसका आता है? टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट में ये जो है मोस्टली जो है होने की संभावना जो है, मोर कॉमन जो है इसका होता है टेम्परेट क्लाइमेट के कंडीशन में जो है ये ज्यादा देखने को मिलता है, और भारत में भी इसके प्रेवलेंस जो है बहुत ज्यादा होता है। तो एक टेम्परेट क्लाइमेट के कंडीशन में जो है ये आपको ज्यादा देखने को मिलता है। रेसेस में अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें कौन से नेगोरेज लोग जो होते हैं, बेसिकली जो नेगोरोज होते हैं ना, नेगोरेज, उनमें जो है ये नहीं होने के चांसेस होते हैं। तो नेगोरेज में ये नहीं होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस नेगोरेज में। और अगला आता है न्यूट्रिशन, यदि आपको न्यूट्रिशन का डिफिशियंसी हो रहा है किसी भी तरह के विटामिन की, मिनरल की, और जिसकी वजह से और सारे भी, अगर माल न्यूट्रिशन के सफर हो रहे हैं आप, इफेक्ट है आपके ऊपर, माल न्यूट्रिशन के शिकार हो रहा है जिसको कुपोषण कहते हैं, तो उसके वजह से भी आपको जो है ऑटो इम्यून होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला आता है इंडोक्राइन फैक्टर। इंडोक्राइन यानी कि कुछ ऐसे हार्मोन्स की वजह से भी ये जो है इम्यून सिस्टम के एक्टिविटी में चेंजेस आते हैं, और जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको ऑटो इम्यून हो जाए। इनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, ये इनडायरेक्टली भी आपके ज्वाइंट को इफेक्ट कर सकते हैं और ऑटो इम्यून प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा लास्ट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अभी के टाइम में ऑटो इम्यून प्रोड्यूस करने में, वो है साइकेट्रिक फैक्टर। मेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से, लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, एंजाइटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और मे बी अदर प्रॉब्लम की वजह से भी जो है, अदर साइकेट्रिक फैक्टर की वजह से भी जो है आपको ऑटो इम्यून होने के चांसेस बढ़ सकता है। आगे बात करिए हम लोग इसके पैथोजेनेसिस के ऊपर, क्यों होता है, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस हमने ये बात किया। अब हम लोग बात करेंगे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं
ज्वाइंट के अंदर, ठीक है। कैसे कैसे चेंजेज आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो हमारा ज्वाइंट है, ये हमारा नॉर्मल सा एक ज्वाइंट है, और इस ज्वाइंट में ये हमारा क्या है, ये बोन था, और ये हमारा क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर ये साइनोवियल स्पेस है, और इस साइनोवियल स्पेस में क्या रहता है, साइनोवियल फ्लूइड रहता है। इतना समझे आप लोग। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन हुआ, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन, और इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर साइनोवियल स्पेस, और इस साइनोवियल स्पेस में क्या है, ये बेसिकली आपका क्या है, साइनोवियल फ्लूइड है। होता क्या है शुरुआती अवस्था में कि ये जो साइनोवियल सैक है, ये जो साइनोवियल कैविटी है, इसमें जो है चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है सब शुरुआती में वो इसी साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर की जो कैविटी है, इन्हीं पूरा एरिया में जो है शुरू होता है प्रॉब्लम। अब क्या प्रॉब्लम शुरू होता है हम लोग देखेंगे। तो होता क्या है कि इस साइनोवियल कैविटी में सबसे पहले शो होता है इंटेंस इंफ्लेमेटरी चेंजेस। इसमें इंफ्लेमेटरी चेंजेस जो है आना शुरू हो जाता है इस साइनोवियल मेम्ब्रेन में। इस साइनोवियल मेम्ब्रेन में क्या होता है कि इंफ्लेमेटरी चेंजेस जो है आना शुरू हो जाता है शुरुआती अवस्था में। अब इस साइनोवियल मेम्ब्रेन में, इस साइनोवियल कैविटी में जो है इंफ्लेमेटरी चेंजेस आना शुरू होता है, और उसके साथ साथ क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन करने का मतलब क्या कि यहां पर जो ब्लड है वहां से फिल्ट्रेशन होकर, यानी कि क्या होता है, लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेज। बेसिकली मैंने ये बोला था आपको कि ये मोस्टली क्रोनिक नेचर का होता है। ऐसा नहीं कि ये हमेशा क्रोनिक होगा, ये एक्यूट भी होता है इसके ऑनसेट, लेकिन मोस्टली क्रोनिक नेचर का है। तो यहां पर कौन से सेल आएंगे, तो यहां पर क्रोनिक सेल्स आएंगे, यानी कि लिम्फोसाइट को क्रोनिक सेल ऑफ इन्फ्लेमेशन में कहते हैं हम लोग, और मैक्रोफेज जो है यहां पर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट जो है आना शुरू कर देता है, और उसके बाद यहां पर दोनों के आने की वजह से यहां पर एक्युमुलेट होने लगते हैं, यहां पर धीरे धीरे जमा होने लगता है किसका, एंटीबॉडी जो है जमा होने लगता है। सो एक्युमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स, और यहां पर ये सेल्स के आने की वजह से ये सेल सीक्रेट करने लगता है कुछ अपना केमिकल सब्सटेंस और इम्यून सब्सटेंस जो है यहां पर लार्ज अमाउंट में जो है एक्युमुलेट होने लगता है इस साइनोवियल कैविटी के अंदर। अब ये साइनोवियल कैविटी में जब जमा होगा तो साइनोवियल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड है वो थिक हो जाएगा, और जब साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर की जो फ्लूइड है वो थिक हो जाएगा तो इसके मूवमेंट में क्या होगा, आपको रिस्ट्रिक्शन मिलेगा, पेन मिलेगा, टेंडरनेस मिलेगा, हीट मिलेगा, ठीक है। और जब वहां पर ज्यादा अमाउंट में एक्युमुलेशन हो रहा था इम्यून कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर वेट जो है वहां पर बढ़ जाएगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है, और वहां पर जमा हो रहे थे क्या क्या, वहां पर वेट जो है बढ़ता है किसके वजह से, वहां पर एंटीबॉडी जो हमने बोला था ना आपको पहले, हमने इससे पहले आपको क्या बताया कि वहां पर जो एंटीबॉडीज है ना, यहां पर एंटीबॉडी जमा हो रहे थे, आईजीजी, आईजीएम, ठीक है। तो ये सारे एंटीबॉडी जो है यहां पर जमा होने लगे थे, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, और जिसके वजह से उसका कंसंट्रेशन क्या है वो बढ़ गया था, वो थिक हो गया था फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड के साथ वो कंबाइन करता है एंटीबॉडी। अब वहां पर जो साइनोवियल फ्लूइड के साथ जो है एंटीबॉडी वो बाइंड कर लेता है, कंबाइन हो जाता है, और जिसके वजह से साइनोवियल फ्लूइड का लेवल क्या होगा, और जैसे बाइंड करेगा, जैसे आप किसी पानी में मिट्टी डालोगे तो पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा ना, मिट्टी के साथ जब वो घुल जाएगा तो वहां पर पानी कम होने लगेगा, यानी कि वो मोटा होने लगेगा, और वहां पर क्या होगा, फ्लूइड की डेंसिटी कम होने लगती है। सो डिक्रीज लेवल ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड का अमाउंट जो है धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लगता है। इन कोर्स ऑफ द टाइम साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रोलिफरेट एंड ओवर आर्टिकुलर कार्टिलेज, और जिसकी वजह से बार बार वहां पर डैमेज होने की वजह से जो मेम्ब्रेन है वो बार बार डैमेज हो रहा है, बार बार रिपेयर हो रहा है, डैमेज हो रहा है, रिपेयर हो रहा है, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा प्रोलिफरेटेड, और वहां पर डिवीजन जो है आपको देखने को मिलता है।
आर्टिकुलर कार्टिलेज डिस्ट्रॉय एंड एडिसेंस बोन बिकम ओस्टियोपोरोटिक। और अब क्या होगा, एक टाइम के बाद वहां पर जो आर्टिकुलर कार्टिलेज थे, यानी कि जो बोन के ऊपर लगे हुए जो ये कार्टिलेज होती हैं, ये धीरे धीरे क्या होगा, डैमेज होने लगेगा, टूटने लगेगा। और जब ये टूटने के बाद ये बोन भी टूटने लगता है और बोन क्या हो जाएगा, बोन ओस्टियोपोरोटिक हो जाएगा और बोन जो है फ्रेजाइल हो जाता है और बोन वहां से धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग ने ये समझ लिया कि कैसे वहां पर चेंजेस आते हैं एक एंटीबॉडीज की वजह से, एक इम्यून कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के फॉर्मुलेशन से, और कैसे कैसे वहां पर डैमेज करता है। अब समझिए आप कि एक्स्ट्रा आर्टिकुलर पैथोलॉजी क्या क्या देखने को मिलता है एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में। यानी कि यहां पर हम समझेंगे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस अभी तक सिर्फ जोड़ को अफेक्ट कर रहा था, लेकिन जोड़ों के अलावे ये और कहां कहां अपना पैर हाथ फैलाता है और कहां कहां हमारे बॉडी के किन किन पार्टों को डैमेज करता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस कई जगह पर एक्स्ट्रा में, बाहर में जाकर अफेक्ट करता है, और वो है सबसे पहला पर सबक्यूटेनियस टिश्यू में जाकर, वहां पर सबक्यूटेनियस यानी कि आपके स्किन के नीचे जाकर ये क्या करता है, आपको वहां पर रूमेटॉइड नोड्यूल्स बनाता है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाले पेशेंट में देखेंगे, रूमेटॉइड वाले पेशेंट को अंदर देखेंगे, जब क्रोनिक टाइम बीतने के, यानी कि जब 3 साल 4 साल 5 साल जब बीतता है, तो आप देखेंगे कि उसके ज्वाइंट के ऊपर छोटे छोटे गांठ आना शुरू हो जाते हैं, जिनको हम लोग रूमेटॉइड नोड्यूल्स के नाम से जानते हैं, जो कि आप इस इमेज के माध्यम से देख पाएंगे। इस पेशेंट के सारे उंगली पर रूमेटॉइड नोड्यूल्स डेवलप कर गया। ठीक है, दूसरा ये और कहा, ये जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जो एंटीबॉडीज हैं वो डैमेज करते हैं प्लूरा के। प्लूरा, व्हाट इज प्लूरा? प्लूरा का मतलब लंग्स के चारों तरफ के जो कवरिंग होते हैं उसको हम लोग प्लूरा कहते हैं, उसको डैमेज करना शुरू करता है। इस पार्ट को जो आप देख रहे हैं, ये इस पार्ट को जो है डैमेज करना शुरू कर देता है। दूसरा लंग्स को, इस आपके लंग्स को, दोनों फेफड़ा को डैमेज करता है, और साथ में पेरिकार्डियम यानी कि हार्ट के चारों तरफ की जो कवरिंग है उसको डैमेज करता है। साथ में मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम और हार्ट के वाल्व को भी ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है, रूमेटॉइड फैक्टर जो है डैमेज करना शुरू कर देता है। उसके साथ अगर हम देखें तो ये स्प्लीन को भी डैमेज करता है और लैरिंक्स में भी जाकर वहां पर अपना इफेक्ट जो है दिखाता है। तो ये है हमारा एक्स्ट्रा आर्टिकुलर पैथोलॉजी। यदि आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो आप याद रखें कि यदि आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस कंट्रोल नहीं हो रहा है, इनिशियली आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो एज फ्यूचर आपको इन सारी जगहों पर प्रॉब्लम होने वाला है, ये आप याद रखिए। अब हम लोग समझेंगे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस को पहचानेंगे कैसे क्लिनिकली हम लोग, इसके लिए और क्या क्राइटेरिया है डायग्नोसिस करने का रूमेटॉइड अर्थराइटिस का, उसके बारे में हम लोग आगे धीरे धीरे बात करेंगे। तो सबसे पहले क्लिनिकल फीचर में हम लोग समझेंगे कि ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस अपीयर कैसे होता है हमारे बॉडी पर। किसी के बॉडी में अगर ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी आरएफ फैक्टर एंटीबॉडी जो है बढ़ना शुरू हो गया है, तो कैसे ये अपना मैनिफेस्टेशन यानी कैसे ये अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो बीमारी के इफेक्ट दिखाने के दो मोड है, दो तरीके हैं, दो तकनीक है जिसके थ्रू वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है, अपीयर करता है बॉडी पे। तो सबसे पहला आप समझेंगे एक्यूट ऑनसेट के रूप में आएगा, और दूसरा क्रोनिक ऑनसेट के रूप में आता है। पहला एक्यूट और दूसरा क्रोनिक नेचर के रूप में ये आएगा। एक्यूट मोस्टली रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्रोनिक होती है, मोस्टली क्या होते हैं, ये क्रोनिक नेचर के होती हैं, और सम टाइम कुछ केसेस में 100 लोगों में अगर हम देखें तो 10 से 20 लोगों का क्या रहता है, ये एक्यूट में भी देखने को आपको मिलता है, जो कुछ महीनों के लिए आता है, उसके बाद ये सबसाइड होना शुरू हो जाता है, जिसमें सिवियरिटी बहुत ज्यादा होती है। ये ग्रेजुअली डेवलप करता है, ये क्या करता है, ग्रेजुअली डेवलप करता है, धीरे धीरे इसके सिम्टम जो है बढ़ते हैं। पहले एक फिंगर आपके जॉइंट अफेक्ट हुए थे दोनों साइड, फिर दूसरा फिंगर अफेक्ट हुआ,
फिर तीसरा फिंगर अफेक्ट हुआ, फिर चौथा फिंगर अफेक्ट हुआ दोनों साइड, फिर दूसरे ज्वाइंट, फिर तीसरे ज्वाइंट। यानी कि हमने इसके शुरुआती में आपको कहा था कि ये सिमेट्रिकली अफेक्ट करता है और पॉलीआर्थराइटिस प्रोड्यूस करता है। सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस है इस रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, और एक्यूट था और क्रोनिक था। तो मोस्टली जो है ये क्रोनिक नेचर का होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। दूसरा चीज इसका समझेंगे कि कॉमन क्या है। कॉमन इन एडल्ट एंड ओल्ड एज, यानी कि एडल्ट से लेके ओल्ड एज में इसके सिवियरिटी जो है आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ये मोस्ट लोगों को अफेक्ट करता है। उसके बाद कहता है ग्रेजुअली स्वेलिंग इन स्मॉल ज्वाइंट। मैंने शुरुआती में आपको बताया था कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस छोटे जोड़ों से शुरू होता है और धीरे धीरे फिंगर के आपकी उंगली में शुरू होगा। कहां पे शुरू होता है आप देख सकते हैं कि ये जोड़ में शुरू हुआ, कहां पे, स्मॉल फिंगर ज्वाइंट में, छोटे छोटे जो आपके उंगली के जोड़ है उसमें ये शुरू होता है और धीरे धीरे करके ये डिजीज प्रोग्रेसिवली बढ़ता चला जाता है और धीरे धीरे जो है ये अफेक्ट करेगा आपके बड़े ज्वाइंट को। धीरे धीरे आपके बड़े ज्वाइंट की तरफ ये बढ़ता जाता है, लेकिन याद रखिएगा ये सिमेट्रिकली अफेक्ट करता है जोड़ को। ठीक है, इसके साथ आपको देखने को मिलेगा इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट कॉमनली फर्स्ट अटैक। सबसे पहले हमने पहले भी बताया कि ये उंगली में प्रभावित करता है। ठीक है, शुरुआती में जब सुबह के समय ये पेशेंट उठता है तो इसके अंदर स्टिफनेस जो है आपको देखने को मिलेगा और जो स्टिफनेस धीरे धीरे कम हो जाता है। थोड़ा दूर काम करने पर, चलने पर, फिरने पर जो है ये स्टिफनेस जो है, ये अकड़न जो है वो कम हो जाता है इसका। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ज्वाइंट बाइलेटरली एंड रेयरली मोनो आर्टिकुलर। बहुत रेयर टाइम ये मोनो आर्टिकुलर मिला है, लेकिन मोस्टली आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि ये कैसे अफेक्ट करता है। सेम टाइम स्पॉन्टेनियसली एक नी अफेक्ट, दूसरा नी अफेक्ट, एक रिस्ट अफेक्ट, दूसरा रिस्ट अफेक्ट, एक एंकल अफेक्ट, दूसरा एंकल, सेम टाइम पर अफेक्ट हो रहा है। ये नहीं कि आगे पीछे होगा, एक जॉइंट अफेक्ट हो गया, एक एंकल में पेन है तो दूसरे एंकल में बाद में पेन होगा, ऐसा नहीं होगा। एक रिस्ट में पेन अभी हो रहा है, एक रिस्ट में 2 महीने बाद पेन होगा, एक का पेन गायब होगा, तो ऐसा नहीं होगा। सेम टाइम पे दोनों शोल्डर को अफेक्ट कर रहा है तो दोनों शोल्डर एक साथ जो है अफेक्ट करेगा। दोनों शोल्डर को एक साथ दर्द आएगी, सूजन आएगी, गर्माहट आएगी उसमें, यानी कि लाली आएगी, दर्द आएगा, जो भी कंप्लेन इंफॉर्मेशन सेम टाइम पे प्रोड्यूस ये करता है। इसलिए लिखा है मैंने इन्वॉल्वमेंट ऑफ ज्वाइंट बाइलेटरल, बट रेयरली, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक ज्वाइंट में ही अफेक्शन है इसके। जनरल सिम्टम इसमें जो है वीकनेस है, फैटिग्यू है, मैलिस है, या लॉस ऑफ वेट है और एक्सेसिव स्वेटिंग है। ये आपको कॉमनली जो अदर बीमारी में देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बट अभी तक मैंने जो 6 पॉइंट आपको डिस्कस किया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन का, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पहले हम क्राइटेरिया बात करेंगे कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए आपका इन्वेस्टिगेशन में। सबसे पहले आप क्यों ये इन्वेस्टिगेशन कराने से पहले आप क्या देखेंगे मरीज के अंदर, जिससे आप श्योर हो जाएंगे कि ये पेशेंट रूमेटॉइड अर्थराइटिस का है और मुझे इन्वेस्टिगेशन रूमेटॉइड अर्थराइटिस का ही करना है। तो उसके लिए याद रखें, सबसे पहला मैंने बात किया था मॉर्निंग स्टिफनेस का। मॉर्निंग स्टिफनेस ये होना ही होना चाहिए फर्स्ट। दूसरा पॉइंट कहता है कि अर्थराइटिस है, यानी कि कंप्लेन जो है ज्वाइंट का वो बाइलेटरल होने चाहिए, दोनों तरफ होने चाहिए, बाइलेटरल यानी सिमेट्रिकल होने चाहिए, और मोस्टली 3 से 4 ज्वाइंट अफेक्ट होने चाहिए। कितना? 4 ज्वाइंट अफेक्ट होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे इसमें क्या कि हैंड, यानी कि हैंड वाला जो है मोस्टली जो मेटाकार्पल ज्वाइंट सब जो है वो अफेक्ट होने चाहिए। ये क्राइटेरिया है हैंड ज्वाइंट इन्वॉल्व होने का, हैंड ज्वाइंट अफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आप सिमेट्रिकल अर्थराइटिस जो है इसमें ऐड करके रखिए, सिमेट्रिकली जो है इसमें रहना चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया है, तब जाकर आप जो है इस इन्वेस्टिगेशन की तरफ बढ़ेंगे। और मॉर्निंग स्टिफनेस जो है मिनिमम 1 आवर का होना चाहिए। कितने आवर का? 1 घंटे का मिनिमम होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है आपका डायग्नोसिस करने के लिए, किसका?
रूमेटॉइड अर्थराइटिस का। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन की तरफ बढ़ेंगे और इन्वेस्टिगेशन में हम लोग करेंगे आरएफ फैक्टर। क्या लिखेंगे पेशेंट के लिए? पेशेंट के लिए लिखेंगे आरएफ फैक्टर। आरएफ फैक्टर यानी कि रूमेटॉइड फैक्टर का हम लोग ब्लड में चेक करेंगे कि रूमेटॉइड फैक्टर का लेवल कितना होता है और कितना है इस पेशेंट में वो। दूसरा टीएलसी कराएंगे, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। जब हम टीएलसी और डीएलसी कराएंगे तब जाकर हमें लिम्फोसाइट मोनोसाइट के एक रेगुलेशन में हमें पता चलेगा कि कितना है इनके, और टीएलसी बढ़ा है क्या, डीएलसी बढ़ा घटा है क्या, दोनों के पैरामीटर्स में कितने डिफरेंस है, इससे हमें। उसके बाद हम लोग ईएसआर लिखेंगे। ईएसआर का मतलब इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कितना है, साइनोवियल फ्लूइड का एग्जामिन करवाएंगे और एक्सरे ऑफ बोथ ज्वाइंट। आप एक्सरे करा सकते हैं जो भी ज्वाइंट इन्वॉल्व है, लेकिन दोनों का आपको कराना होगा सेम टाइम पे, और एक्सरे ऑफ बोथ ज्वाइंट, साथ में प्लेटलेट काउंट करवाइए उसका, और प्लाज्मा अल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो कराइए। क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज है तो प्लाज्मा के अंदर जो अल्बुमिन और ग्लोबुलिन यानी कि ग्लोबुलिन के अंदर ही आपके एंटीबॉडीज होते हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन के अंदर ही एंटीबॉडी होते हैं, बेसिकली गामा ग्लोबुलिन के अंदर ये होता है। तो इसके रेशियो जो है अगर इंक्रीज कर गए हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए अगर इसके रेशियो चेंज हो रहे हैं तो आपको थोड़ा सा और मदद मिलता है इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन जो सबसे श्योर इसका जो टेस्ट है वो है आरएफ फैक्टर और एंटीसीसीपी, जो मैंने शुरुआत में कहा था, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज मैंने बात किया था वो। ये सब मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट होते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए। अब बात करेंगे कि डिफरेंशिएट कैसे करेंगे दूसरे अर्थराइटिस से रूमेटॉइड अर्थराइटिस को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रूमेटिक अर्थराइटिस के बारे में। रूमेटिक अर्थराइटिस में 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है जो इससे डिफरेंशिएट करता है। पहला, रूमेटिक अर्थराइटिस बड़े ज्वाइंट से शुरू होता है। याद रखें, रूमेटिक अर्थराइटिस बिग ज्वाइंट से शुरू होता है, जबकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस स्मॉल ज्वाइंट से शुरू होता है। दूसरा, स्ट्रेप्टोलाइसिन ट्रैचुरेशन जो है ब्लड में आपको बढ़ा हुआ मिलता है। साथ में आपको टॉन्सिल के कुछ रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि रूमेटिक अर्थराइटिस जो है बेसिकली रूमेटिक अर्थराइटिस जो है इसके पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया होते हैं, और जिनकी वजह से ये डिजीज प्रोड्यूस होता है। ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है, लेकिन उसके कॉज जो है बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। दूसरा आता है ट्यूबरकुलर अर्थराइटिस। इसमें क्या होगा, बेसिक ट्यूबरकुलर अर्थराइटिस में आपको देखने को मिलेगा वो सिंगल ज्वाइंट का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। किसका? सिंगल ज्वाइंट का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात, सिंगल ज्वाइंट तो अफेक्ट हो ही रहे हैं ट्यूबरकुलर अर्थराइटिस में, उसके साथ लो ग्रेड का फीवर आपको देखने को मिलेगा, लो ग्रेड फीवर। उसके साथ आपको अदर एविडेंस मिल सकते हैं लाइक इमेशिएशन, वेट लॉस। जो ट्यूबरकुलोसिस के फीचर हैं वो आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा, नाइट स्वेटिंग देखने को मिलता है। उसके साथ आता है ओस्टियोआर्थराइटिस। तो बात समझिए, ओस्टियोआर्थराइटिस मोस्टली अफेक्ट करता है वेट बियरिंग ज्वाइंट में, वेट बियरिंग ज्वाइंट यानी कि हिप, नी, यानी कि इनमें सबसे मोस्टली अफेक्ट करता है ओस्टियोआर्थराइटिस। जितने भी हमारे वेट बियरिंग ज्वाइंट है पैर के, उसमें अफेक्ट करता है इनिशियली। उसके बाद आता है ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस। सो ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस के केस में आपको हिस्ट्री मिलेगा पेशेंट में ट्रॉमा की, हिस्ट्री मिलेगा ट्रॉमा के। और साथ में गाउटी अर्थराइटिस, आप लोग जानते हैं गाउटी अर्थराइटिस में क्या होता है। बेसिक गाउटी अर्थराइटिस में जो यूरिक एसिड के लेवल है, यूरिक एसिड के लेवल जो है वो क्या होता है, बढ़ा हुआ रहता है, और यूरिक एसिड के लेवल बढ़ने की वजह से यूरिन में प्रॉब्लम हो सकता है, आपको बर्निंग वर्निंग देखने को मिल सकता है। साथ में ये स्मॉल ज्वाइंट से शुरू होता है और मोस्टली बिग टो, किससे, बिग टो से। लेकिन ये बात हम याद रखेंगे
कि गाउटी अर्थराइटिस में बिग टो से शुरू होता है और फिर बड़े की तरफ जाता है, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी हमारा स्मॉल जॉइंट से शुरू होकर बड़े जॉइंट की तरफ जाता है, और इसमें गाउटी नोड्यूल्स आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये, और साथ में ब्लड में आपको यूरिक एसिड का लेवल जो है वो इंक्रीज मिलेगा ब्लड में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के क्या कॉम्प्लिकेशन है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कॉम्प्लिकेशन है सेप्टिक अर्थराइटिस, सेकेंडरी इंफेक्शन, एमाइलोइडोसिस और गाउटी अर्थराइटिस भी होने की संभावना बढ़ जाते हैं यदि आप इनिशियली इसके ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, मैनेजमेंट नहीं करते हैं, तो ये चीजें जो है बढ़ सकती है, सेप्टिक अर्थराइटिस की तरफ जा सकता है, सेकेंडरी इंफेक्शन जो है हो सकता है आपको, और साथ में एमाइलोइडोसिस और गाउटी अर्थराइटिस की तरफ ये कन्वर्ट करता है धीरे धीरे। आई होप कि ये जानकारी से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले जो भी हम अपडेट करेंगे, कंटेंट डालेंगे, तो वो आपके पास सीधे सबसे पहले पहुंचे।